हाय दोस्तों, कैसे हैं। मैं मोहम्मद मुख्तार आपका मैं अपने YouTube चैनल सुगम संगम पर स्वागत करता हूँ। आइए दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण में बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या पे आज बात करने वाले हैं। और वो समस्या है, आप इसमें हेडिंग में देख रहे होंगे, व्याख्या पे बात करने वाले हैं। खासकर ये जो है कि हिंदी भाषा या अन्य भाषा, चाहे जिस भी भाषा में आप पढ़ाई करते हैं, व्याख्या हर भाषा में प्रश्न में आपसे पूछे जाते हैं। ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं, ये सब्जेक्टिव प्रश्न की बात है। और इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है आपके प्रदर्शन का। और इस पे हम YouTube पर बहुत कम वीडियो पाते हैं। हम आज कोशिश करेंगे कि हम आपको बहुत ही आसान भाषा में और आसान से आसान तरीका में इस तरह हम आपको व्याख्या करने के लिए बता दें। इसके बाद आप अगर 10 नंबर का प्रश्न है तो 8 नंबर से ज़्यादा अंक निश्चित रूप से प्राप्त कर सकते हैं। अब आप कहेंगे 8 नंबर से ज़्यादा क्यों? क्योंकि ये मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि हम जिस तरह बताएंगे उससे वो अंक प्राप्त करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि मैंने भी प्राप्त किया है दोस्तों। तो आइए, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखिए और हम कोशिश करेंगे कि वीडियो समाप्त होने से पहले आपको व्याख्या करना बिल्कुल भी आसान हो जाए। तो हमने उदाहरण के लिए यहाँ एक प्रश्न लिया है दोस्तों। आप देख रहे हैं कि हमने लिखा है प्रश्न, निम्नलिखित अवतरण का सप्रश्न व्याख्या कीजिए, और एक कविता का एक पाठ हमने यहाँ लिख दिया। ये चूंकि इसके माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि व्याख्या कैसे की जाती है, और हम आपके सामने व्याख्या करके हम आपको दिखाएंगे। तो पहली बात आप ये समझ लीजिए, व्याख्या है क्या। हमें यह समझना है कि व्याख्या है क्या। इसको हम बाद में करेंगे, पहले हम यहाँ समझेंगे व्याख्या है क्या। ठीक है दोस्तों, पहली बात तो व्याख्या जो है, व्याख्या आप भी दिमाग लगाइए, व्याख्या क्या है। यह आपसे पूछा जाए, चाहे सप्रश्न व्याख्या कहे, पहली बात तो दिमाग में रखना है, व्याख्या कहे या सप्रसंग व्याख्या कहे, दोनों स्थिति में आपको एक ही काम करने के लिए दिया गया है और बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। परीक्षा में चाहे व्याख्या करने के लिए आए या सप्रसंग व्याख्या करने के लिए आए, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए बढ़ते हैं। पहले हमें यह जानने का प्रयास करना है कि व्याख्या है क्या। तो इसके लिए कोई लंबी चौड़ी परिभाषा नहीं रखना है दोस्तों, दिमाग में चीज क्लियर कर लीजिए। किसी भी चीज के बारे में पूरा निचोड़ निकालना या पूरी तरह व्याख्या जो उनका विवेचन कर देना, व्याख्या। या इसको इस तरह कहिए, किसी भी अवतरण का, अब यहाँ या तो गद्यांश होगा या तो पद्यांश होगा। पद्यांश क्या है? कविता का पाठ होगा। और गद्यांश क्या है? कविता के अलावे कहानी, नाटक, उपन्यास से जो भी हो उसका पाठ होगा। तो पहले दो चीज ये क्लियर हो, गद्यांश क्या होगी? गद्य और पद्य, और चूंकि अंश लगा है इसमें, अंश का मतलब उसका कोई पार्ट। पद्य क्या हो गया? कविता। और पद्य क्या हुआ? कविता को छोड़ के बाकी सारे लेखन सामग्री या लिखा हुआ पाठ। इसको आप ले लीजिए कहानी, नाटक इत्यादि। कहानी, नाटक आदि बोलिए। पहले ये दो चीज क्लियर होना है। व्याख्या क्लियर हो गया कि इसमें जो भी दिया गया अवतरण है उसके बारे में पूरा विस्तार से बताना, वो व्याख्या है। अब और जानना है गद्य और पद्य, ये भी क्लियर हो गया। आपको गद्यांश या पद्यांश शब्द इसमें इस्तेमाल करना है। गद्यांश या पद्यांश मतलब अगर कविता का पाठ है तो वह
गद्यांश होगा। कविता के अलावा अगर कहानी, उपन्यास, नाटक, जीवनी या फिर कहिए और भी जो पाठ होता है उसको सम्मिलित रूप से गद्य कहा जाता है। इस चीज को ध्यान दीजिए। इसे जान लेने के बाद अब हमें यह जानना है कि व्याख्या या सप्रसंग व्याख्या में कितने पार्ट है या हमें कितने कितने बिंदुओं पे ध्यान देना है। तो याद रखिए दोस्तों, व्याख्या में मुख्यतः 3 पार्ट है। व्याख्या में मुख्यतः कितने पार्ट है? 3 पार्ट। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है कि व्याख्या में मुख्यतः कितने पार्ट होते हैं या सप्रसंग व्याख्या में कितने पार्ट होते हैं। तो हम यहां पे लिख देते हैं व्याख्या के भाग। क्लियर है? इसके मुख्यतः 3 पार्ट होते हैं। पहला तो आप व्याख्या के साथ ही देख रहे हैं कि सप्रसंग शब्द लगा है, तो व्याख्या का पहला पार्ट जो होता है, पहला भाग जो होता है, प्रसंग होता है। बिल्कुल घबराइएगा नहीं दोस्तों, ये हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि व्याख्या करना कैसे है। नाम है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको आराम से याद हो जाएगा। ठीक है ना? प्रसंग वो चीज आप अवतरण में ही देख रहे हैं, सप्रसंग व्याख्या करें, यही आप देख रहे हैं। तो पहला आपका नाम क्लियर हो गया कि व्याख्या का एक पार्ट क्या है? प्रसंग है। प्रसंग क्या है इसको इस तरह समझिए। प्रसंग मतलब जो अवतरण है या जो गद्यांश या पद्यांश है वो आया कहां से है, वो किस चीज के लिए है, उसमें किस चीज का वर्णन है, ये है उनका प्रसंग। मतलब उसके बारे में पूरा बायोडाटा देना है कि ये प्रसंग कहां से लिया गया, किस चीज पर लिखा गया है, और इसके द्वारा जो कवि या लेखक है। एक चीज और क्लियर कर लीजिए कि गद्य का लेखक होता है और पद्य का कवि या कवियत्री होता है। लेखक या लेखिका गद्य का। क्लियर है? एक बार और, पद्य का को लिखने वाला या लिखने वाले है कवि या कवियत्री होंगे, और गद्य को लिखने वाला या लिखने वाले लेखक या लेखिका होगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों, पहला क्या हो? प्रसंग। प्रसंग में क्या है? उसका पूरा बायोडाटा देना है। अर्थ पे अभी हम नहीं आ रहे हैं, उसका बायोडाटा देना है। कहां से आया है, किसने लिखा है, किस किताब में लिखा है, किस ग्रंथ में लिखा है। ठीक है? और इस कविता या कहानी में लेखक, लेखिका या जो भी कहिए, जो लिखने वाला है वो क्या कहना चाहता है, क्या संदेश देना चाहता है। क्लियर है? ये बातें प्रसंग में होती हैं। फिर ठीक है, दूसरा होता है अर्थ विश्लेषण। अब आते हैं, वो तो हो गया पूरा विवेचन, इसका दे दिए, बायोडाटा दे दिए। क्लियर? याद रखना है इसमें क्या देते हैं, इसका पता याद रख लीजिए, पता या पूरा एड्रेस रखिए। इसका एड्रेस हो गया। और क्या होता है उसके बारे में आप समझिए, एड्रेस पूरा। अर्थ विश्लेषण में क्या है, आप ये जान रहे हैं। दूसरा विश्लेषण से पहले क्या लिखा? अर्थ। मतलब जो चीज है जिसके बारे में हमको व्याख्या करना है उसका अर्थ लिखना है। और अर्थ लिखने में बिल्कुल भी घबराना नहीं। अगर वो कविता के रूप में है तो उसको कहानी के रूप में बना दीजिए। क्लियर? कविता के रूप में अगर लिखा है जैसे, या कविता के रूप में लिखा है, तो दूसरे पार्ट में हम क्या करेंगे, इसको कहानी के रूप में लिख देंगे। सेम, कुछ ज्यादा दिमाग इसमें लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर? और अगर कहानी के रूप में है, और अगर कहानी के रूप में, तो उसको जो है ना भाषा उलट पुलट करके लिख देना। क्योंकि कहानी है तो कहानी है, उसको मतलब शब्दों के होर फेर से लिख देंगे ताकि ऐसा न लगे आपने बहुत कॉपी किया। ये दूसरा हो गया व्याख्या करने का नियम या अंग। तीसरा में क्या है? तीसरा में आप विवेचन करेंगे। अब आप कहेंगे विश्लेषण तो कर दिया हमने, विवेचन का मतलब यहां पकड़ा जाएगा आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, मतलब इसका गुण दोष, आप जो भी इसके बारे में अगर कुछ राय देना चाहते हैं,
कुछ गुण बताना चाहते हैं, कुछ दोष बताना चाहते हैं। मतलब हो गया इनका पूरा खंगालना कि आप क्या सोचते हैं। मतलब विवेचन में क्या होता है, आपकी राय, आप या कहिए आपका विचार। क्लियर हो गया। पहले में क्या दिए, एड्रेस। दूसरे में क्या किए, मूल जो अवतरण है उसको अपनी भाषा में लिख दिए। मतलब कविता है तो उसको कहानी के रूप में लिख दिए, अगर कहानी है तो उसको शब्दों का होर फेर करके हम लिख देंगे। हो गया, ताकि ऐसा न लगे आपने हूबहू लिखा। कविता को अगर आप कहानी के रूप में लिखेंगे वो तो चेंज हो ही जाएगा, लगेगा ही नहीं हूबहू। अगर कहानी में का कोई पार्ट है या कविता के अलावा कोई भी ऐसा प्रसंग है, उसको शब्दों का उलट फेर करके आप लिख दीजिए। हो गया क्लियर। और विवेचन में क्या है, उसमें अपना विचार दीजिए। आप अगर कुछ सुझाव देना चाहते हैं, अगर आप उसका जो है कि गुण बताना चाहते हैं, दोष बताना चाहते हैं, याद रखिए गुण दोष दोनों बताना है इसमें। क्लियर है। ये तो हो गया 3 पार्ट, व्याख्या के मुख्यतः 3 पार्ट। चौथा क्या करना है जो आज तक आप नहीं जानते होंगे या आपने जानने का प्रयास नहीं किया या किसी ने आपको नहीं बताया। चौथा क्या करना है दोस्तों, शब्दार्थ। उसमें जो एक गूढ़ शब्द है, जो एक विशिष्ट अर्थ रखता है, उसका अर्थ लिख दीजिए। अब क्लियर हो गया कि व्याख्या के कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं। क्लियर हो गया। मेरे हिसाब से आपका क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। व्याख्या में एक चीज दिमाग में ये चीज सेट कर लीजिए कि हम जो व्याख्या प्रस्तुत कर रहे हैं इसमें कम से कम जानने वाला, बिल्कुल नहीं जानने वाला व्यक्ति उसके बारे में पूरी तरह जान ले, कोई भी शंका शिकवा न रहे, उसके बारे में पूरा ज्ञात हो जाए, है ना। विवेचन में एक चीज और रखना है, इसमें पूरा आपको कोशिश करना है कि आपने जो विवेचन किया है वो पूरा संपूर्ण है कि नहीं, पूरी तरह उसमें कुछ बच तो नहीं गया, या आप जो कहना चाहते हैं ये जो है कि अवतरण कुछ कहना चाह रहा है तो उसको आप कहिए उसके द्वारा, क्या उसमें अर्थ छिपा हुआ है, उस अर्थ को आप उजागर करने का प्रयास कीजिए। या लेखक या कवि जो है वो क्या कहना चाह रहा है इस अवतरण के द्वारा, क्या वह गुप्त अर्थ प्रकट करना चाह रहा है, क्या उनकी मनोदशा है, वो चीज इसमें आपको बताना है। क्लियर है। ये चीज क्लियर हो जाने के बाद अब हम आपको सामने इसकी व्याख्या करके हम आपको दिखाएंगे। क्लियर है दोस्तों। और आज के बाद उम्मीद है कि आप बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। आइए देखते हैं दोस्तों। पहले तो आपको इस चीज को आप चाहें तो नोट कर लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि इसके बाद इसे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इसकी व्याख्या नहीं हो पाएगा। अब देखिए हम यहां लिख रहे हैं उत्तर। अब देखिए दोस्तों, 100 प्रश्न व्याख्या करना है तो पहली बात ये जान लीजिए, आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है, और जो इसमें जो दुविधाएं होती है वो हम बाद में बताएंगे। ठीक है। पहली बात तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए प्रश्न में क्या है, ये चीज आपको बताना है। ये चीज जो अवतरण है वो लिया कहां से गया है, क्योंकि हिंदी के अगर आप विद्यार्थी हैं, परीक्षा में अगर प्रश्न आता है वो आपके टेक्स्ट बुक से आता है। ठीक है। तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि यह जो अवतरण है, यह भी कहानी या नाटक या जिस भी चीज का अवतरण हो, कोई पाठ हो, तो वो आपको पता होना चाहिए कि यह लिया कहां से गया। ठीक है। क्लियर है। चूंकि अवतरण दिया है तो हम यहां पे अवतरण प्रयोग करेंगे। और गद्य और पद्य में अगर समस्या आती है कि हाँ कहीं अगर हम भूल जाते हैं कि गद्य लिखें कि पद्य लिखें, दिमाग में अगर ये बातें नहीं आ रही हैं, पहली बात तो आपको याद रखनी है कि हिंदी के विद्यार्थी हैं तो ये चीजें बखूबी याद होनी चाहिए। ठीक है। अब देखिए, अगर इनमें से समस्या आ जाती, मान लीजिए अगर भूल गए आप, तो कॉमन कहानी और कविता दोनों के लिए आप अवतरण शब्द का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है। अब देखिए मैं करता हूं इनकी व्याख्या। तो पहला हम क्या करेंगे, प्रसंग। अब देखिए, प्रस्तुत अवतरण। अब पहले
पहली बार और एक बात क्या है कि ये चीज कविता है, कविता का पार्ट है। अब किसी वीडियो में हम ये बताएंगे कि कविता और कहानी में कैसे किसी भी चीज को लिखा हुआ चीज है उसको हम कैसे जान पाएंगे कि यह कविता है या कहानी है। ठीक है, तो पहली बात अवतरण देखिए, लिखने वाला कवि होगा, कविता का पार्ट है तो लिखने वाला, अभी हमने बताया था कुछ देर पहले कि गद्य लिखने वाले को लेखक या लेखिका, पद्य लिखने वाले को कवि या कवियत्री कहते हैं। तो हमें यह ज्ञात है कि यह लिखने वाला कवि है और मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है यशोधरा नामक महाकाव्य में। यशोधरा नामक उनका एक महाकाव्य, बहुत ही पॉपुलर यह जो है कि काव्य है, उसमें लिखा है, ग्रंथ की तरह है, उसमें लिखा है। तो दो चीजें ज्ञात हो गई। तो प्रस्तुत अवतरण कवि, चूंकि वो जिंदा नहीं है, एक चीज और है, मैथिली शरण गुप्त जी स्वर्गवासी हो गए हैं। तो अगर हमें ज्ञात है कि यह कवि या लेखक जिंदा नहीं है तो उनके लिए स्वर्गवासी, स्वर्गीय या स्वर्गीय शब्द का प्रयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपकी व्याख्या पे निर्भर कर, पहले तो हम प्रश्न में लिख रहे हैं, ठीक है ना। प्रस्तुत अवतरण कवि स्वर्गीय मैथिली शरण, अब यहां पे चूंकि आगे बढ़ जाएंगे हम, ठीक है ना, मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित यशोधरा, इसको सिंगल इन्वर्टेड आप दे दीजिए क्योंकि यह एक ग्रंथ का नाम हम लिख रहे हैं, यशोधरा नामक ली गई है। इतना तो आप लिख सकते हैं, प्रस्तुत अवतरण कवि स्वर्गीय मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित यशोधरा नामक काव्य से ली गई है। इतना लिख दिया मैंने। और क्या लिखना है इसमें, हमने क्या बताया, एड्रेस लिखना है, किस बारे में लिखा गया है। इसमें क्या किया है दोस्तों, इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने यशोधरा और बुद्ध के बीच अंतर्द्वंद को, या फिर कहिए इसमें यशोधरा के अंतर्द्वंद को बताने का प्रयास किया है। ये तो है ना, क्लियर, या कहेंगे आप लिखिए इसके बारे में लिखिए, चूंकि अगर हम कविता के बारे में नहीं जानते हैं तो इसके बारे में जानते हैं, इसमें क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कवि महोदय। तो इस अवतरण के माध्यम से कवि ने पुरुष मनोदशा का वर्णन किया है। कुछ भी ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, इतना लिख देने से आपका प्रश्न क्लियर हो जाता है, कोई डाउट नहीं रह गया। ये क्या हो गया, प्रश्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पार्ट की ओर, अर्थ विश्लेषण। अर्थ विश्लेषण, अब पैराग्राफ चेंज कीजिए। हमने क्या बताया अर्थ विश्लेषण में, अगर कविता है तो उसको कहानी के रूप में लिख दीजिए, अगर कहानी है तो उसको अपनी भाषा में लिख दीजिए, शब्द के और फेर कर, हेर फेर करने से आप कर दीजिए। तो इसका पढ़िए क्या है,
सिद्धि हेतु स्वामी गए यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। इसके द्वारा क्या कह रहे हैं कवि? यशोधरा जो क्या बोलते हैं गौतम बुद्ध की पत्नी है, वो अपनी पीड़ा बयां कर रहे हैं कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, मतलब हमारे पति सिद्धि हेतु गए, सांसारिक मोह माया का समाधान ढूंढने गए, यह गौरव की बात, यह एक मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। दूसरे में क्या कह रही है? ये हो गया पहले लाइन का। दूसरे लाइन में, दूसरे वाक्य में कह रही है पर चोरी चोरी गए यही बड़ा व्याघात। वो कह रही हैं लेकिन वो मुझे बिना बताए चले गए, यह मेरे लिए बहुत बड़ा दुख है। एक कहानी सुनिए आगे, जो है कि अर्थ विश्लेषण से पहले बौद्ध धर्म जब हम उनका इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास के विद्यार्थी बखूबी जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो है कि बचपन से ही विरत रहा करते थे, सांसारिक मोह माया से दूर रहने का प्रयास करते थे, और राजा शुद्धोधन को बहुत ही तकलीफ हो रहा था कि हमारा पुत्र जो क्षत्रिय है वो क्षत्रिय धर्म का त्याग करके यह कौन सी दुनिया में जा रहा है। वो हमेशा चिंतन मनन करते थे, और इसीलिए कि वो किसी तरह सांसारिक मोह माया में लीन हो जाए, तो शुद्धोधन ने जो है उस गौतम बुद्ध के लिए, और एक बात और, जब ये गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, असित नामक ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि ये बच्चा आगे बढ़कर जो है कि जन कल्याण के लिए, मनुष्य के दुखों के कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। तभी से शुद्धोधन बहुत चिंतित रहा करते थे, और जैसे जैसे वो बड़े हुए तो उसमें वो लक्षण दिखने लगे थे। तो खैर बहुत बड़ी कहानी है, तो हम चूंकि इनको क्लेरिफाई करना चाहते हैं। तो शुद्धोधन उनको किसी भी तरह एन केन प्रकार वो चाहते थे कि सांसारिक मोह माया में वो लीन हो जाए। उनके लिए गर्मी के लिए अलग महल, ठंडी के लिए अलग महल। अब सोच सकते राजा है, हर सुख सुविधा आपके लिए एक स्वर्ग जैसा माहौल उसे देने का प्रयास किया गया, जो है कि बालाओं से वो घेरे जो है कि राजा की कोशिश होती थी कि बालाओं से उन्हें घेर दिया जाए ताकि वो उनमें रम जाए। लेकिन भाई महापुरुष हैं, उनकी मनोदशा कौन जाने, फिर भी वो जो है कि उनकी राजा फिर भी नहीं माने, उनकी शादी करा दी, बालिग होने से पहले उनकी शादी करा दी। उनसे उनको पुत्र रत्न की भी प्राप्ति हुई, लेकिन वो सब चीजों उन्हें जो है कि रोक नहीं पाया। और एक दिन ऐसा हुआ कि चुपके से बिना पत्नी को बताए अपने सारथी को संग लेके निकल पड़े, और जो है कि अपना राज, जहां तक इनके पिता का राज था, वहां वो पार कर गए शुद्धोधन। बहुत बड़ी कहानी है। फिर शुद्धोधन ने अपनी बहू से पूछा कि बहू आप बताओ तो मैं इनकी खोजबीन करूं। तो बहू ने कहा खोजने की कोई जरूरत नहीं है, और हमें दृढ़ विश्वास है कि एक दिन हमारे पति हमारे पास जरूर आएंगे। ये कहानी है इसमें। और उसके बाद ये अपनी पीड़ा बयां कर रही हैं उनकी पत्नी यशोधरा। तो वो चीज है, क्लियर हो गया। अब आइए हम करते हैं इनके जो है कि अर्थ विश्लेषण कहिए या व्याख्या कहिए, क्लियर है। अर्थ विश्लेषण भी कह सकते हैं या व्याख्या कह सकते हैं। अब आप लिखेंगे, पैराग्राफ चेंज कीजिए, इस अवतरण के द्वारा गौतम बुद्ध की महात्मा तो बाद में बने हैं, गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा कहती हैं कि मेरे पति
सांसारिक कल्याण हेतु गए, यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। क्लियर है? आप देख रहे हैं कि पहला वाक्य क्लियर हो जा रहा है। किस अवतरण के द्वारा गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा कहती हैं कि मेरे पति सांसारिक कल्याण हेतु गए, यह मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। हो गया? अब दूसरे वाक्य में देखिए, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याधा। अब इसको लिख दें, इनको जो है कि हिंदी वाक्य कहानी के रूप में लिख दीजिए। लेकिन वो बिना बताए गए, चले गए, यह मेरे लिए बहुत ही बड़ा कष्टदायी है। अब देख रहे हैं कि अर्थ विश्लेषण दूसरे वाक्य में हो गया, दूसरे पैराग्राफ में हो गया। आप देख रहे हैं कि 100 प्रसंग व्याख्या का 2 पार्ट क्लियर हो गया। अब तीसरा पार्ट क्या कह रहा है दोस्तों? विवेचन करना है। इसके द्वारा हमने बताया आप अपना विचार दीजिए। तो हमें उम्मीद है कि आपने इसको लिख लिया होगा। हम जो है कि कोशिश करेंगे कि इधर हम उसका विवेचन करें। आप इनको लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटाएंगे। ठीक है दोस्तों? हाँ, तीसरे में करना है क्या? विवेचन करना है। यहां भी पैराग्राफ, तीसरे में भी आपको पैराग्राफ चेंज करना है। ठीक है? पैराग्राफ चेंज करना है और अपना विचार देना है। ठीक है? इस अवतरण के द्वारा कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि, अब देखिए इसमें आप क्या देख रहे हैं, एक चीज देखिए कि यशोधरा को यह दुख सता रहा है, यह कष्ट हो रहा है कि हमारे पति काम गए, अच्छे कार्य के लिए गए, सिद्धि के लिए गए, यह उनके लिए गर्व की बात है। लेकिन वो उन्हें बता के तो जा सकते थे। इससे पुरुष वर्चस्ववादी समाज की सोच का पता चलता है। जो पुरुष महिला को कमतर आंकते हैं, त्याग में पुरुष महिला से खुद को ऊपर समझते हैं, ये बताने का प्रयास करते हैं। तो आप इसमें जो है कि गुण दोनों बताने का प्रयास कीजिए। गौतम बुद्ध इस बात से भली भांति परिचित थे। उन्हीं के वंश में रामचंद्र जी जब वनवास में गए थे, उनकी पत्नी सीता जी ने जिद कर ली थी और वो भी उनके साथ वन गए थे। तो गौतम बुद्ध इस मामले में वो चाहते थे कि वो राजमहल में रहे, बच्चे की सेवा करे, सत्य की खोज उसे तन्हा करना है, अकेला करना है। क्लियर हो गया ना दोस्तों? तो वही चीज यहां लिख देना है कि बताने का प्रयास किया है। एक महिला के लिए
पति ही सर्व प्रमुख है। ठीक है, पुरुषवादी सोच महिला को कमतर समझता है। महिला सब कुछ सहन कर सकती है, पर अपना अपमान नहीं। क्लियर है दोस्तों? ये बताने का प्रयास किया है। और क्या चीज आप देख सकते हैं कि गौतम बुद्ध जिस सिद्धि के लिए गए, वो वहां जाना अकेला, वो वहां अकेला जाना उचित समझते थे। तो यहां हम देखते हैं कि गौतम बुद्ध की सोच अपनी जगह सही है और यशोधरा की सोच अपनी जगह सही है। तो आप यहां पे लिखिए, बुद्ध और यशोधरा की सोच अपनी अपनी जगह सही है। क्लियर? ये चीज, ये मेरी अपनी मनोदशा है कि हम, ये मेन पार्ट यही है, ये देखा जाता है। आप इसमें जो भी लिख सकते हैं आगे लिखिए, लेकिन मूल मुद्दे से आपको भटकना नहीं है। इसमें आप जो है कि उनके दोष बताइए, गुण बताइए, लेकिन दोनों बताइए, गुण दोष दोनों बताइए, क्योंकि सप्रश्न व्याख्या का यही डिमांड है, यही मांग है कि आप इस तरह इनकी व्याख्या कर दीजिए कि कम से कम जानने वाला, कम से कम समझने वाला उक्त अवतरण को अच्छी तरह समझ और बुझ ले। क्लियर? ये हो गया, ये मैं एक उदाहरण से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो हो गया मुख्य पार्ट, 3 पार्ट हो गया। अब मैं आपको रेड कलर से दिखा दूं कि ये क्या हो गया दोस्तों। अब आप भूले नहीं, इसके लिए हम बता दें कि ये चीज हो गया, यहां तक हो गया, क्या हो गया, प्रसंग हो गया। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, ये प्रसंग हो गया। और दूसरा पार्ट जो यहां से हमने किया है, ये क्या हो गया, अर्थ विश्लेषण। अर्थ विश्लेषण हो गया। क्लियर है? ये अर्थ विश्लेषण हो गया। और तीसरा पार्ट ये क्या हो गया, आपने देखा, ये है विवेचन। ये क्या है दोस्तों, विवेचन है। और चौथा हमने बताया था शब्दार्थ बताइए, जो उसमें क्लिष्ट शब्द है जिसका अर्थ बताना बहुत जरूरी है, तो वो बताने का प्रयास कीजिए। तो पैराग्राफ आप चेंज कीजिए और जो इसमें प्रमुख शब्द है उसको लीजिए। जैसे सिद्धि, आप पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए यहां पे सिद्धि बराबर क्या होता है, सिद्धि मतलब समाधान या जन कल्याण। सिद्धि लिख दीजिए यहां पे जन कल्याण। अब हेतु क्या है, हेतु स्वामी। स्वामी का भी जानना जरूरी है। स्वामी, तो स्वामी शब्द आए किसके लिए, पति के लिए। और क्या है, स्वामी गौरव। गौरव जान लीजिए, गौरव शब्द है। पारा ए लिखिए, गौरव मतलब क्या हुआ, गर्व।
पर चोरी चोरी गए। चोरी तो समझ रहे हैं, इसके लिए ज्यादा जरूरी नहीं है। व्याघात, व्याघात का लिख दीजिए, व्याघात मतलब कुठाराघात लिखिए, विशेष दुख, इस तरह फुल स्टॉप दे दीजिए, पूर्ण विराम दे दीजिए। याद रखिए दोस्तों, ये ध्यान दीजिए दोस्तों कि शुरू में हमने कहा था कि ये व्याख्या करेंगे, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या पे भी हम बात करने वाले हैं। वो कि बहुत से विद्यार्थी करते क्या है कि अगर उनको नहीं मालूम चलता कि ये कहाँ से आया है या नहीं आया है, तो वो छोड़ देता है। छोड़ना नहीं है कि यहाँ आपके जो है कि आपको जान लेना चाहिए, ये 3-4 पार्ट जो है, इस पार्ट पे आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं। तो मान लीजिए आप ये करना नहीं जान रहे हैं, ये आपको नहीं मालूम है, नाम जो है कि किसने लिखा ये भी नहीं मालूम है, तो कोई जोर नहीं लिखना। तो ये अगर प्रस्तुतीकरण के द्वारा ये तो लिख ही सकते हैं ना, कवि या लेखक क्या जो है कि कहना चाह रहा है वो तो लिख सकते हैं, लिख दीजिए। अगर ये भी आप नहीं लिख सकते हैं तो ये तो लिख ही सकते हैं, ये लिख दीजिए, ये लिख दीजिए। 2 पार्ट हो जाता है, 3 पार्ट हो जाता है। नीचे में अगर आप लिखते हैं 3 पार्ट, तो मार्क्स अगर 10 है तो 5 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएंगे। क्योंकि अगर देखा जाए 10 मार्क्स, इस पे आपको मान लीजिए 2 मार्क्स आ गए, 2 नंबर, इस पे आपको 4 नंबर मान लीजिए, 4 नंबर इस पे मान लीजिए, या 2 ही नंबर, 3 नंबर मानिए, 2 3 5 हो गया, इस पे आपको 4 नंबर मिल गया, तो 5 9 हो गया, 1 नंबर इस पे हो गया 10 नंबर। अब तो आप डिसाइड कीजिए आप छोड़ेंगे या कुछ करेंगे। तो छोड़ना नहीं है, बिल्कुल करना है। इस तरह दोस्तों हमें उम्मीद है कि आज आपने 100 प्रश्न व्याख्या सीखा है, और हम ये दावा कर सकते हैं कि आज के बाद आप 100 प्रश्न व्याख्या करने में गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल, बल्कि आप बहुत ही आसानी से, हमसे भी अच्छी तरह से आप व्याख्या कर सकते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है दोस्तों, क्योंकि लाइव हम आपको सब कुछ दिखाने का, या लाइव जैसा आपको अनुभव हो रहा होगा। तो इसी के साथ मैं अपने वीडियो को विराम देता हूं। इसी के साथ थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।